अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे सिंध लाड़काना से साजिद ने भेजी है। वो इस वक्त ईरान में हैं, लेकिन जो लोकेशन उन्होंने लिखी है लाड़काना की वो है रत्ते देरे दे गोट हिच। ये रियल लोकेशन है जहाँ की ये कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। साजिद कहते हैं कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मुझे आपकी कहानियों का ऐसा नशा पड़ चुका है इस उम्र में कि मैं जब तक आपकी कहानी ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती। उन्होंने अपने लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि उनकी लैंग्वेज इस तरह की है कि मैं बड़ा बदतमीज़ था। वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं बड़ा गुस्से वाला था, मैं बात बात पे झगड़ पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लड़ाका तबीयत थी मेरी। लेकिन जब से आपकी मैंने कहानी सुननी शुरू की है तो यकीन मानिए ज़िंदगी में ऐसा ठहराव आया है, मिजाज ऐसा बदला है। आपकी बातें सुन सुन के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। 19 साल में कोई अगर किसी की बातें सुन के अपने आप को बदलता है तो यकीन मानिए बहुत बड़ी तब्दीली है। ज़िंदगी की इतनी बड़ी तब्दीली जो हर कोई नहीं ला सकता। ये तो उम्र ही एक खौफनाक उम्र होती है। लेकिन ये उनका रियल नाम है साजिद, जो इस वक्त ईरान में है। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी उस वक्त बदल गई जब एक दोस्त का उन्होंने नाम लिया कि आपने उनका लाइव शो में भी नाम लिया था, और वो बहुत खुश हुआ था दोस्त। और उसने मुझे आपकी स्टोरी का लिंक भेजा और मैंने जब इस स्टोरी को सुना और उसके बाद सुनता गया ज़िंदगी में ऐसा स्टोरी का आदी हो गया कि अब ज़िंदगी भी बदल गई है और स्टोरी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन गई है। आपकी कहानियों को सुनने की वजह से मैं बुज़ुर्गों की महफ़िलों में बैठना शुरू हो गया। 70 साल 80 साल के जो बाबे होते थे, नौजवान कहाँ आजकल उनकी महफ़िलों में बैठते हैं। लेकिन किसी से मैं कोई सच्ची कहानी सुन सकूं तो इसलिए मैं उनकी महफ़िलों में जाके बैठता और उनको कहता कि मुझे कोई कहानी सुनाएं, सच्ची कहानी। क्योंकि आप जिस उम्र में हैं, आपके दौर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी कहानियाँ होती थी जो आप सुनते थे, बड़ी सच्चियाँ कहानियाँ होती थी। अब तो वक्त बदल गया, मोहब्बतों का दौर ख़त्म हो गया। आप लोगों का दौर मोहब्बतों का था। तो वहीं पे उनका नाम उन्होंने फ़र्ज़ी रखने को कहा है, नसीम कहा है, रख दीजिए। तो नसीम जो आज हयात तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, और ये कहानी उन्होंने सुनाई। ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई कहानी है। जो नसीम की नानी थी, उनके जो वालिद साहब थे, उनकी ये कहानी है। और लोकेशन जो मैंने आपको अभी बताई है वहाँ की ये बड़ी नस्ल दर नस्ल चलती हुई रत्ते देरे दे गोट हिच दी कहानी है। और साजिद, मैं आपसे कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी मैंने लफ्ज़ों को सुना, बहुत मोहब्बत थी उनमें। मैंने तो बड़ा कम बोला आपके बारे में। तो आपने कहा एक और कहानी भी है चिल्ला कशी वाली, तो वो भी ज़रूर मुझे भेजिए, उसको भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं साजिद की ज़ुबानी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किरदार हैं तो ये कहानी सच्ची है, लेकिन जितने भी नाम हैं यूँ समझिए ये फ़र्ज़ी होंगे। ये एक ऐसे गोट एक गांव को कहते हैं, कैसे गांव की कहानी है जो पाकिस्तान बनने से पहले की है, यानी 1947 से भी पहले की कहानी है। ये वो दौर था जब बिजली कहीं कहीं पे थी, हर जगह पे बिजली नहीं थी। लाहौर भी मौजूद था, बड़े बड़े शहर भी मौजूद थे, सिंध भी मौजूद था, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था। तो बड़े बड़े शहरों में कहते हैं कहीं कहीं पे बिजली थी, अक्सर इलाकों में बिजली नहीं थी। और जिस कोर्ट की ये कहानी है वहाँ पे अभी बिजली नहीं आई थी, वहाँ पे दिए जलाए जाते थे और लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था।
मोहब्बतों की ज़िंदगी थी। मोहब्बतों में एक दूसरे का ना सिर्फ लोग ख्याल रखते थे, दुख सुख बांटते थे, बल्कि अक्सर जो मैं अपनी कहानियों में कहता हूँ, उन्होंने भी लफ्ज़ दोहराए जिस तरह आप अपनी कहानियों में कहते हैं कि दुख सुख बांटने का तरीका ये था कि सुबह उठ के खुदा का नाम लेते, खुदा का जिक्र करते और उसके बाद अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते। शाम ढलती और जैसे ही सूरज मुँह छुपाने को होता और रात के गहरी तारीकी आने के मंजर शुरू हो जाते और जैसे ही रात की काली चादर अपने चादर को, अंधेरे को फैलाने के लिए तैयार होती, तो ये तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे होते और वहीं पे हंसी मजाक भी करते और एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते थे। इन लोगों का ज़रिया माश जो था वो ज़मींदारी थी। ये ज़मीनों में अनाज उगाते थे और उसी से ही अपनी गुज़र बसर करते थे। अपने खाने के लिए भी गंदम को जमा कर लेते और जो उस छोटे से गांव में गरीब होते तो उनके घरों में भी अनाज को पहुंचा दिया जाता। बचने वाले अनाज को इस अंदाज में बेचा जाता कि बाकी सारा साल उन पैसों से ज़मीनों को काश्त भी कर सकें और अपने लिए खुराक भी खरीद सकें। ये लोग भेड़ बकरियां भी पालते थे और ज़मींदारी करते थे। सब वहीं पे हंसी खुशी रह रहे थे। कोई भी ऐसा खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। लेकिन पहला वाक़या तब हुआ जब एक वहाँ का रहने वाला अपनी बकरियों को लेके चराने के लिए निकल गया। उसकी रूटीन थी वो रोज़ाना अपनी बकरियों को साथ लेता और दूर दराज चला जाता। बकरियां इधर उधर घास झाड़ियाँ खाती रहती और जब शाम होती तो वह अपनी बकरियों के उस पूरे लश्कर को लेके घर वापस आ जाता। ऐसी ही एक सुबह वो अपना उठा, वहीं का एक शख्स अपनी भेड़ बकरियों को साथ लिया और उनको चराने के लिए उन जगहों की तरफ चल पड़ा जहाँ पे बकरियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए घास फूस थी, झाड़ियाँ थीं जहाँ पे वो घास खा सकती। वो उनके साथ फिरता रहा यहाँ तक कि चलते चलते वो थक गया, एक दरख्त के साए में बैठ गया और बकरियां खुद से इधर उधर घास की तलाश में निकल गईं। वो जानता था कि कुछ देर के बाद जब मैं एक मखसूस आवाज़ निकालूंगा तो बकरियां समझ जाएंगी घर वापस जाने का टाइम हो गया। तो अपने साथ हमेशा एक डंडा रखते थे। उसने डंडा ज़मीन पर रखा, अपनी कमर दरख्त के साथ लगाई और नीचे बैठ गया। उसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक जोरदार बकरी के बोलने की, चीखने की सी आवाज़ आई, जैसे बकरी जोर से चीखी हो। आवाज़ काफ़ी दूर से आई थी। बकरी जहाँ पे भी थी किसी तकलीफ़ में थी। क्या उसकी टांगें, उसके कान या उसका जिस्म का कोई हिस्सा किसी ऐसे कांटों में फंस गया था? जानवर जब कभी किसी ऐसी जगह पे कांटों में फंसता था तो ज़ोर ज़ोर से चीखता था और ऐसे ही चीखने की आवाज़ थी। वो जल्दी से उठा और समझ गया किसी जानवर को तकलीफ़ हो रही है। उसने अपना डंडा उठाया और तेज़ी से आवाज़ें देता हुआ कि मैं आ रहा हूँ। एक मखसूस जानवर भी उस अपने मालिक की आवाज़ को पहचानते हैं, तो वैसी आवाज़ निकालता हुआ उस बकरी की तरफ जा रहा था और बकरी ज़ोर ज़ोर से मैं किए जा रही थी, तकलीफ़ से भरी मैं। उस बकरी के पास पहुँचा तो देखता है उसका एक कान ही गायब है और उस जगह से खून बह रहा है। वह एकदम परेशान हो गया। क्या हुआ था बकरी के साथ? बकरियां लड़ती ज़रूर हैं आपस में, सर से सर टकराती हैं, इस तरह ज़रूर लड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनका कान गायब हो जाए। तो इधर उधर देखने शुरू हो गया। उसका पहला शक यही था कि किसी कुत्ते ने ऐसी हरकत तो नहीं की। क्या हुआ है? किसी जानवर ने की है? क्या हुआ है मेरी बकरी को? और बकरी दर्द से कराह रही थी। उसकी जो भी वहाँ पे एक मरहम पट्टी तो उनके पास नहीं होती, बेचारों को एक रोकथाम के लिए जो भी एक तरीका होता है उसने किया और बकरियों को लेके घर जल्दी वापस आ गया। वो परेशान था। बकरी बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता कराहती रही दर्द से। घर आके उस गांव के लोग जो भी उनको रोकथाम के लिए करते थे वैसा ही किया गया, लेकिन वो ज़रूर सोचो विचार पे मजबूर था। क्या हुआ बकरी के कान को? एक पूरा कान ही उसका गायब हो गया था। कुछ दिनों के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। अमूमन ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन ऐसा हो सकता था कि जानवर कोई भी आके जानवर बकरियों को नुकसान पहुंचाते थे। ये वो दौर था, आबादी बहुत कम थी, इंसान बहुत कम थे, ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी जानवर भी पाए जाते थे।
तकरीबन कोई 1 महीने के बाद फिर से उसी तरह वो अपनी बकरियों को लेके फिर रहा था और उसकी बकरियां जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थीं, अमूमन जो लोग बकरियां भेड़ बकरियां पालते थे, किसी के पास 60-70 होती थी, किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 150, किसी के पास 300, ऐसे बहुत ज़्यादा होती थी। तो अमूमन उसने एक ही रूट चुना हुआ था जहाँ पे वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके जाता। वो कहता है कि मेरा एक रूट ऐसे था कि यहाँ का घास ख़त्म हुआ गया तो अगले दिन उससे आगे चले गए, उससे अगले दिन उससे आगे चले गए, उससे अगले दिन उससे आगे चले गए, ज़रा साइड पे चले गए। तो जितने भी भेड़ बकरियों वाले थे उन्होंने अपने अपने रूट रखे हुए थे जहाँ जहाँ वो भेड़ बकरियों को लेके जाते। तो ये शख्स फिर से 1 महीने बाद अपने रूट पर उसी तरह मौजूद था कि उसको फिर से बकरी के रोने की आवाज़ आई। रोने से मुराद बकरी बिलबिला रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, उसी तरह जिस तरह उसने पहले भी आवाज़ सुनी थी। आज दूसरी दफ़ा एक आवाज़ सुन रहा था, छलांग मार के खड़ा हो गया, डंडा अपने हाथ में उठाया। या अल्लाह, क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी बकरी फिर से चीख रही है। किस सिमत में है बकरी? वो एक मुंह से मखसूस आवाज़ें निकालता हुआ, ऐसी आवाज़ें अमूमन ये लोग निकालते हैं। तो वो बकरी को ढूंढता ढूंढता जब एक जगह पे पहुंचा तो देखा बकरी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन कान उसके दोनों मौजूद हैं, लेकिन वो लंगड़ा रही है। पूरी उसकी एक टांग ही गायब है और उस जगह से खून बह रहा है। वो भागता हुआ बकरी के पास पहुंच गया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ कि बकरी की पूरी टांग ही गायब हो गई है? कैसे टूटी इसकी टांग? और टूटने के बाद गिर भी गई थी। फौरी तौर पे वो इधर उधर बकरी की टांग को ढूंढना शुरू हो गया। कभी इधर ढूंढता, उधर ढूंढता, हर जगह उसने ढूंढ लिया, लेकिन बकरी की कहीं पे टांग नहीं मिली। वो लड़खड़ा रही थी, 3 टांगों पे तो खड़ी थी, लेकिन उसके लिए चलना बहुत मुश्किल था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि ये कैसा वाकया हुआ है, क्या हुआ है। उस दिन वो अपनी लकड़ी को उठा के इर्द गिर्द थोड़ा सा और आगे तक गया, कहीं देखा हूं कोई जानवर तो नहीं है जिसने हमला किया हो और उसकी टांग मौजूद हो और वो खा रहा हो या खून के निशान जा रहे हों। लेकिन नीचे ज़मीन पे कोई खून के निशान भी नहीं थे, वरना अगर जानवर कोई उसकी टांग को तोड़ता, अपने दांतों से काट लेता, तो उसके बाद जब उस टांग को लेके भागता तो यकीनन नीचे खून के निशान होते। लेकिन जिस जगह पे बकरी खड़ी थी वहीं पे खून तो था, इर्द गिर्द कोई खून नहीं था। फिर भी उसने एहतियातन इधर उधर होके खून को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे उसको खून नहीं मिला। वापस आया, परेशान हुआ। पहला वाकया महीने बाद हुआ था जिसको भूल गया था, कान गायब हुआ, आज बकरी की टांग गायब हुई। ये अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसने अपनी बकरियों को लिया, घर आ गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ, बहुत परेशान हो? उसने वाकया सुनाया कि मेरी बकरी की आज टांग गायब हो गई है। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें बताया नहीं, कान गायब हो गया था, आज तो टांग गायब हो गई है। पता नहीं क्या माजरा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। अब उस बकरी की उनको परेशानी ये थी, वो इनकी एक अच्छी सेहतमंद तगड़ी बकरी थी, उसकी टांगें भी तगड़ी थी, लेकिन अब वो लंगड़ी हो चुकी थी। अब उसको रोज़ लेके जाना, वापस आना मुश्किल था। वो कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चलती। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि ये बहुत तकलीफ़ में है, इसका हल यही है, इस बकरी को कुर्बान कर लेते हैं। उन्होंने बकरी को ज़िबा किया, गोश्त बनवा के खुद भी खाया, लोगों को भी बांट दिया। वो बहुत तकलीफ़ में थी। इसी तरह वक्त गुजरा, तकरीबन कोई पूरे 1.5 महीने बाद फिर से सेम वाकया हुआ और इस दफ़ा वो पहले से अलर्ट था। दूसरा वाकया जब टांग वाला हुआ था तो उसके बाद वो बहुत कम बैठता था, मुसलसल बकरियों के साथ फिरता रहता था कि कोई वाकया ना हो जाए, क्योंकि 2 वाकये हो चुके थे। लेकिन 1.5 महीने बाद थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया था कि शायद अब वाकया ना हो, कि फिर से बकरियों की ही चीखने की आवाज़ आई। एक नहीं, बहुत सारी बकरियां जैसे मिल के मैं करती हैं, ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। वो भागता हुआ बकरियों की सिमत गया तो देखा बकरियां एक जगह पे जमा हुई हैं और एक बकरी नीचे पड़ी है जिसकी पीछे वाली दोनों टांगें गायब हैं। उसकी दोनों ही टांगें नहीं थी, पहले वाली तो एक टांग से महरूम हुई थी लेकिन उठ के खड़ी हुई थी, ये गिरी पड़ी थी ज़मीन पे, उसकी दोनों टांगें, खून बह रहा था, टांगें नहीं थी। और बाकी भी बकरियां उसके पास खड़ी होकर मैं कर रही थी। वो परेशान हो गया कि ये क्या है।
आज उसने फैसला किया कि मैं ढूंढूंगा, ये किसी जानवर की हरकत लग रही है, कोई जानवर है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और उसके बाद वो अपना डंडा लेके जहां इर्द गिर्द साथ साथ जा सकता था वो सारा ढूंढता रहा, सारा देखता रहा, लेकिन कहीं पे भी उसको कोई जानवर ना मिला। वो वापस अपनी बकरी के पास आया, उसने अपनी बकरी को उठाया, पूरे अपने उस बकरी के लश्कर को साथ लिया और घर पहुंच गया। बीवी देखते ही समझ गई, बकरी को जिस तरह उसने उठाया हुआ था, बकरी लहूलुहान थी, उसकी टांगें कटी हुई थी। फौरी तौर पे उसने बकरी को ज़िबह कर दिया। उस रात जब सारे गांव वाले बैठे तो वो बताने पे मजबूर हो गया कि गांव के जितने भी लोग बैठते थे, बुजुर्ग भी जवान भी सारे, उसने कहा अब मामला ऐसा है कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ है, और उसने सारा वाकया बताया कि पहले मेरी एक बकरी का एक कान गायब हुआ, फिर उसके बाद एक टांग गायब हुई और मैंने उस बकरी को भी लंगड़ी हो गई थी, काट के सबको खिला दिया। आज फिर मेरी एक बकरी दोनों टांगों से महरूम हो गई, उसको मैंने ज़िबह कर लिया, लेकिन किसी जानवर का नामो निशान नहीं मिला। मैं खुद परेशान हो गया हूं कि ये हुआ क्या है और ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मुझे समझ नहीं हो रही। गाँव वाले भी सर जोड़ के बैठ गए कि हाँ यार बात तो ठीक है, इसकी बात परेशानी वाली है, उसकी दूसरी बकरी की दोनों टांगें ज़ाय हो गई हैं, ये क्यों हो रहा है, इसको पता लगाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हर बंदे को कहा कि यार हर कोई अपने अपने तरीके से इर्द गिर्द ज़रा निगाह रखे, कोई मसला हो रहा है, क्या हो रहा है, आज को इसकी बकरी के साथ हुआ है, कल को आपकी बकरी के साथ हो सकता है, ये एक परेशानी की बात है और हमें इसका हल निकालना चाहिए। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत अलर्ट रहा, अपनी बकरियों को दूर दूर अब लेके नहीं जाता था, करीब करीब लेके जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो रिलैक्स हो गया था, लेकिन फिर भी अंदर से डरा हुआ था कि कहीं पे कोई मसला ना हो जाए, कि वहीं पे एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। उन दिनों में मकान बनाने के लिए जिस सवारी का इस्तेमाल होता था, जिसमें ईंटें, जिसके ऊपर रेत, जिसके ऊपर वो सामान बनाने का मकान बनाने का जितना भी सामान होता था, वो गधे के ऊपर लाद के ले आते थे। तो एक शख्स अपने 3 गधों के ऊपर कहीं पे जहाँ गांव में मकान बन रहा था, तो जो मिट्टी की ज़रूरत थी, तो वो गधे के ऊपर उस वक्त उस दौर में उसके ऊपर बोरी रखी जाती थी। गधे के ऊपर बोरी इस अंदाज में होती थी कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे बोरी को खुला रखा जाता था और उसके ऊपर से उसका पूरा पीस एक ही पीस होता था, उसको ऊपर सेंटर में रख दिया जाता और लेफ़्ट राइट एक ओपन, जिस तरह शापर होता है इस तरह खुले हुए होते, उन दोनों साइडों को मिट्टी से भर दिया जाता और गधे वो लाद के जिस सिमत मालिक लेके जाता वहाँ तक चलते थे। एक्सप्लेन हर चीज़ को मैं बारीकी से इसलिए करता हूँ, मेरी कहानी सिर्फ गांव के लोग नहीं, अमेरिका यूरोप के रहने वाले लोग भी सुनते हैं जिनके आंखों के सामने ऐसे वाक़यात नहीं होते। तो वो अपने गधों के ऊपर मट्टी लाद लाद के उस मकान तक जाता, वहाँ मट्टी उतारता और फिर वापस चला जाता, फिर दूर से मट्टी उठाता और जाकर उस पे डाल देता। उस दिन का उसका ये तकरीबन दूसरा चक्कर था। शाम के 4-5 बजे थे और तकरीबन थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा होने वाला था। उसने फैसला किया कि बस आज मैंने काम शुरू किया है, आज तीसरा शायद मैं चक्कर ना लगा सकूं, तो कम से कम यही दूसरा काफ़ी है। तो वो पीछे पीछे चल रहा था, गधे उससे आगे चल रहे थे। तो चलते चलते कहीं वो रुका, इस अंदाज में जैसे इंसान है किसी वजह से रुक जाता है, पाँव में कुछ देख रहा था। तो गधे आगे चलते हुए जा रहे थे। उसी वक्त वो भी कहता है कि मैं ऐसे सीधा हुआ हूँ तो मुझे लगा पीछे की तरफ या आगे की तरफ कहीं से कुत्तों की आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी से सीधा हुआ कि यार इतने कुत्ते कहाँ से आ गए। खैर मैं जल्दी से चलता हुआ आगे चला गया क्योंकि गधे रुक से गए थे, जैसे स्लो से हो गए थे। मैं आगे आगे चला गया क्योंकि आगे वाला जो गधा होता था उसको मैंने हाथ से पकड़ना होता था या वो मेरे पीछे पीछे चलता था कि एकदम से 7 से 8 कुत्ते, जिनकी मैं आवाज़ों को सुन पा रहा था, देखते ही देखते 7 से 8 कुत्ते बिल्कुल हमारे गधों के पीछे आ गए। 3 गधे थे, मैं आगे आगे था और जो सबसे पीछे वाला गधा था, मेरे देखते ही देखते 7-8 कुत्ते तेज़ी के साथ भागते हुए आए। ये सेहत में हट्टे कट्टे थे और बहुत सेहतमंद से थे, लागर कमज़ोर से नहीं थे, बहुत सेहतमंद तगड़े से, कदो कामत भी बहुत तगड़ा सा था कि मेरे हाथ में
कोई इस तरह का डंडा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि मैं उठाता और इनको मार सकता। छोटी सी एक स्टिक रखते हैं ये लोग गधे को ऐसे डराने के लिए। तो कहता है मैंने जैसे ही ऐसे उनकी कुत्तों की आवाज़ सुनी, मुड़ के देखा तो वो 7-8 कुत्ते भागते हुए आ रहे थे, तेज़ी के साथ भागते हुए आए, और इतनी तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ वो भागते हुए आए थे, आते ही मेरे गधे पे उन्होंने हमला कर दिया। गधा बेचारा टांगे मार रहा है, उनसे दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे खूंखार कुत्ते थे वो कि गधे की टांगों, चारों टांगों को उन्होंने अपने दांतों से पकड़ लिया, और कुछ कुत्ते उड़ उड़ के उसके कान के ऊपर हमला कर रहे थे। मेरे देखते ही देखते मैंने ईंटें उठाई, पत्थर उठाया, उनको डराने के लिए जितना भी मार रहा था, लेकिन वो ऐसे भयानक और खूंखार कुत्ते थे कि वो फौरन मेरी तरफ घुराना शुरू हो जाते इस अंदाज में कि इसको छोड़ के तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, हमें छेड़ना मत इस वक्त, हम इस वक्त गुस्से में हैं और भूखे हैं, वरना तुम्हें चीड़ फाड़ देंगे। तो कहते हैं मैंने जितना ईंटें उठाई, पत्थर उठाए, जो जो कुछ उठा सकता था, उनको मारने की कोशिश की। वो मेरी तरफ घुराना शुरू हो जाते। वो 7-8 थे। देखते ही देखते वो गधा ज़मीन पे गिर गया और उसको, जिंदा गधे को नोचना शुरू हो गए, जैसे शेर या चीता जानवर अपने शिकार को खाता है, इस अंदाज में गधे को खाना शुरू हो गया। मैं अपने गधे को, मैं गरीब इंसान था, मेरी तो रोजी रोटी यही गधे थे, तो जब मैंने देखा मेरे गधे को इस तरह खाया जाता है तो मैं आगे बढ़ा उनको हटाने के लिए कि इस तरीके हटाऊं, इनको डराऊं। तो उनमें से 2 कुत्तों ने गधे को छोड़ा और सीधे मेरे ऊपर ऐसे छलांगे मारते हुए आए कि मुझे चीड़ फाड़ देंगे। और इतनी तेजी से वो भागते हुए मेरी तरफ आए कि उन्होंने आके मेरे ऊपर छलांगे मारी, उड़ उड़ के मेरे चेहरे तक आ रहे थे, जैसे मेरा चेहरा नोच डालें। और एक कुत्ते के नाखून उसको सीने पे भी लगे, एक कुत्ते के नाखून उसके बाजू के भी लगे। वहीं किसी गांव के बंदे ने यह मंजर शायद देख लिया था। वो दूर से ही भागता हुआ आ रहा था, दूर से ही वो आवाज़ें निकालता हुआ आ रहा था कुत्तों को भगाने के लिए। और जब भागते भागते वो इस शख्स के करीब पहुंच गया तो वो जो कुत्ते उन पर उछल रहे थे, उन्होंने देखा एक और शख्स भी आ गया, तो वो पीछे हट गए और पीछे हट के उसी गधे के ऊपर फिर से लपक पड़े और उसको खाना शुरू कर दिया। वो दूसरा शख्स जो गांव का देखता हुआ भागता हुआ आया था बचाने के लिए, फौरन समझ गया, उसको बोला बाकी गधों को लेकर निकलो, जितने खूनखार है मैंने दूर से ही देख लिया है। गधे पे जिन्होंने इस तरह हमला किया है, मैं दूर खड़ा देख रहा था, ये गधे पे हमला कर रहे थे। मैं जितनी देर में भागा हूँ वो गधे पे हमला कर चुके थे और उसके बाद तुम पे हमला कर रहे थे। अकेला इंसान देख कर वो तुम पे भी हमला हो गए थे, ये तुम्हें भी चीड़ फाड़ देते। इनको इस वक्त कुछ ना कहना, छोड़ दो। जिस तरह ये 7-8 हैं, हम चाहेंगे ना इनको हटाना इस वक्त, तो हम 2 बंदे कुछ नहीं कर सकते, हमें पड़ जाएंगे। ये सिर्फ 2 थे, इसलिए वो डर के चले गए। ये 7-8 हमारी तरफ आ गए तो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। जितनी जल्दी हो सके बाकी दोनों गधे को निकाल के यहाँ से निकलो, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों ने जल्दी जल्दी गधों को तेज़ी से दौड़ाते हुए वहाँ से ले गए, मट्टी उतारी, गांव को लोगों को जमा किया और कहा कि यार आ जाओ, ऐसे ऐसे वाक़या हो गया है, गधे के ऊपर कुत्ते पड़ गए हैं और उसको खा गए हैं। गांव वालों ने डंडे सोटे उठाए, वहाँ इर्द गिर्द जितने भी मौजूद थे 5-6 लोग, उन्होंने डंडे उठाए, सोटे उठाए और वो चल पड़े। किसने कुल्हाड़ी उठाई, और जब उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे गधे के ऊपर कुत्तों ने हमला किया था, तो ये देख के हैरान रह गए, वहाँ पे सिर्फ गधे का ढांचा रह गया था। वो कुत्ते उसको चीड़ फाड़ के खा गए थे। अभी भी गोश्त काफ़ी जगहों पे बाकी था, लेकिन ढांचा बाकायदा नज़र आ रहा था। उस रात वो सब सर जोड़ कर बैठ गए कि क्या करें, ये तो नई मुसीबत आन पड़ी है। ये आवारा कुत्ते हैं जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं, बहुत सेहतमंद हैं। और उस बंदे ने सारा वाक़या सुनाया। दूसरे बंदे ने बताया कि अगर मैं ना पहुँचता तो शायद इसको भी चीड़ फाड़ डालते, क्या करें। तो गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, एक काम करो, कल सारे अपने अपने काम से छुट्टी करो, ये तो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, औरतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी औरतें भी बाहर काम करती हैं, खेतों में काम कर रही होती हैं, बच्चे हमारे बाहर खेल रहे होते हैं, ऐसे खूंखार कुत्ते हैं, तो इनका तो हल करना पड़ेगा। तो इसका हल यही है, कल आप लोग डंडे सोटे उठाओ, कुछ 10-12 लोग जमा हो, और उसके बाद जहाँ पे भी झुंड को देखो इनको मारो और मार मार के दूर भगा के आओ, इतना दूर भगा के आओ गाँव ना आ सकें। यह खौफजदा करने वाली बात थी, क्योंकि वाकई उनके छोटे बच्चे और औरतें खेतों में काम करते थे, और औरतें जब खेतों में काम करने जाती थी बच्चों को वहीं पास ही खेलने के लिए छोड़ देती थी। तो अगले दिन 12-14 लोग
अच्छा, उन लोगों के पास बंदूकें वगैरह नहीं होती थी, उस दौर में कोई बंदूकें वगैरह नहीं रखता था। इनका सबसे बड़ा हथियार होता था कुल्हाड़ी। लकड़ी के पीछे दस्ता होता था और आगे एक लोहे का बना हुआ कुल्हाड़ी होती थी। कुछ ने कुल्हाड़ी उठाई, कुछ ने डंडे सोटे उठाए, जो कुछ उठा सकते थे। गरीब गांव के लोग थे। वो लेके कुत्तों को ढूंढना शुरू हो गए। सारा दिन वो इधर उधर फिरते रहे, लेकिन उनको कुत्ते पूरे दिन में कहीं पे भी ना मिले। दूसरे दिन से फिर इनकी ड्यूटी लगी कि हाँ, रात को बैठे, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कुत्ते ढूंढते रहे हैं, नहीं मिली। दूसरे दिन फिर से वो लोग निकले, सारा दिन कुत्ते ढूंढते रहे, सुबह तक शाम हो गई, कुत्ते नहीं मिले। उस रात बैठ के फिर से फैसला हुआ, इस तरह करते हैं, टोलियां बनाते हैं, कुछ और लोग भी शामिल हो जाएं, 7-8 बंदे एक टोली का हिस्सा बन जाएं, 7-8 एक टोली का हिस्सा बन जाएं, 2 टोलियां बना लेते हैं। काम का हर्ज तो होगा, लेकिन ये एक ख़तरनाक बात है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो 2 टोलियों की सूरत में आप लोग निकलें, ढूंढें, जहाँ पे कुत्ते हैं उनको भगा दें। वो लोग 2 टोलियों की सूरत में भी 2-3 दिन मुसलसल ढूंढते रहे, लेकिन कुत्ते उनको ना मिल सके। उसके बाद यही फैसला हुआ कि हम लोग अलर्ट रहेंगे, डंडे सोटे अपने पास ही तकरीबन रखें। हर बंदे के पास होता ही था, कुल्हाड़ी भी, डंडा सोटा भी। जैसे ही कोई आवाज़ दे कि फ़लाँ जगह पे हैं, जितनी जल्दी एक दूसरे को हम आवाज़ें दे सकते हैं, बुलाएं और उन पर हम हमला करें और उनको भगाएं, मार दें या भगाएं। कुछ दिनों के बाद फिर कोई वाक़या ना हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। गांव वाले अपने उसी तरीके काम करते रहे। तो वहीं कुछ दिनों के बाद एक गांव का बूढ़ा शख्स फौत हो गया। गांव के लोग खुशी में भी भरपूर शिरकत करते थे और गमी में भी भरपूर शिरकत करते थे। खुशी का तो ये आलम होता था, मैं पहले भी कहानियों में बता चुका हूँ कि खुशी का ये आलम होता था कि शादी अगर किसी की होती थी तो लड़ाई इस बात पे होती थी कि मेहमान हमारे घर में ठहरेगा। ये हमारे इलाके में भी होता रहा है, मुझे याद है बचपन के ये वाक़यात, कि सब लड़ते थे कि हमारे घर में मेहमान ठहरेगा। वो कहते थे नहीं, हमारे घर में मेहमान ठहरेगा। और मेहमानों के लिए उस दौर में सब ने नई रज़ायाँ, नए तकिए, नए कंबल, हर चीज़ नई रखी होती थी। और जैसे कोई मेहमान आता था, चारपाइयाँ भी, जो घर की बेस्ट चारपाई होती थी, उसको निकाला जाता था, मेहमान के लिए बिस्तरा लगाया जाता था, रज़ाई चारपाई के ऊपर बिछा के, चारपाई पर रज़ाई तकिए नए बिछा के उसके लिए बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम किया जाता था। वो लोग ये समझते थे मेहमान अल्लाह की रहमत होता है और जितनी उसकी आओ भगत करोगे अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो वो सारे इस तरह करते थे दिल से। ये मैंने भी बचपन में देखा हुआ है। जहाँ शादियों में ऐसा एहतमाम होता था तो गमी में जैसे ही पता लगता था कोई फौत हो गया है तो वो सारे जमा होते थे और 3 दिन के लिए ताज़ियत के लिए तरीका होता था। हमारे यहाँ आज भी है, उसको हम सराइकी में कहते हैं। ये भी सराइकी हैं जिन्होंने कहानी भेजी है। तड्डा कहते हैं सराइकी में, कि जब कोई फौत हो जाता है तो उसके घर वाले पहले दिन तो बाकायदा उसको नहलाना, कफन पहलाना, उसका नमाज जनाजा पढ़ना और उसको जाके कब्रिस्तान में दफन कराते हैं। और जैसे वापस आते हैं तो उनके घर के बाहर बाकायदा शामियाने गमी के लगा दिए जाते हैं। और वो सारे, आजकल तो कुर्सियाँ, मॉडर्न सिस्टम आ गया, वरना पहले ज़मीन पे वो एक चादरें होती थी, वो जो शादी ब्याह के मौके पे होती हैं, वही वाले नीचे कालीन या कारपेट, उनका कारपेट नहीं, उनको क्या दरियाँ कहते हैं, उनको दरियाँ नीचे बिछा देते थे और सारे वहाँ पे ताज़ियत के लिए आते। तो 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता। ताज़ियत इस अंदाज़ में होती थी कि जो भी आता तो कहता जी बहुत दुख हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी जी, तो अल्लाह आपको सब्र दे, तो दुआ कर लें। तो सारे हाथ उठाते और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ होती थी। और ये दुआ का सिलसिला 3 दिन तक शामिल रहता। आज भी ऐसा है सराइकी कल्चर के अंदर और बहुत सारे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर ये कल्चर आज भी मौजूद है। तो 3 दिन तक ये एक फौतगी वाले घर में खाने का एहतमाम करना, लोगों को भी खाना खिलाना, ख़ुद भी खाना खाना, और जो देगें होती हैं वो दूसरे यार दोस्त जो होते हैं वो बनवा के भेजते हैं उन फौतगी वाले घर में। और तीसरे दिन फिर ये होता है कि कुल होते हैं, कुल के बाद दुआ खैर की हो के वो जो दरियाँ होती हैं वो उठा दी जाती हैं कि अब ये घर। सराइकी कल्चर में क्या होता है कि बाकायदा जो मर्द होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, तो उसके बाद जो पूरी बिरादरी होती है वो पूरी बिरादरी आती है और आके उनसे कहती है कि चलें आप उठें, अब सारे उठें, अब तीसरा दिन हो गया है, अल्लाह आपको सब्र दे। मर्दों को उठाया जाता है और मर्दों को लेके अंदर ख़वातीन के पास जाते हैं और उनसे भी इजाज़त मांगते हैं कि आज हम इजाज़त लेने आए हैं, बस अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और बस
फिर वो इजाज़त लेते हैं बाकायदा, फिर उनसे इजाज़त लेते हैं जाने की कि आज हमें इजाज़त है, हम चले जाएं। तो सारे औरतों से भी इजाज़त लेके रवाना हो जाते हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ भी यही पूरी तहजीब थी, उन्होंने बताया ऐसा ही कल्चर था। तो वो बुज़ुर्ग फौत हुए, उनको कफन दफन का एहतमाम किया गया, उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस गाँव के बिल्कुल करीब ही एक कब्रिस्तान था पुराना जो चलता हुआ आ रहा था। तो वो उसको कफन में लिपटी हुई मैयत को लेके कब्रिस्तान पहुंचे। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी और उस मुर्दा शख्स को लहद के अंदर यानी कब्र के अंदर लिटा दिया गया और कब्र को ऊपर से बंद कर दिया गया। मट्टी डाल दी गई, कच्ची कब्रें बनाई जाती थी पहले दौर में, और ऊपर मट्टी डाल के वो एक जो तावीज़ टाइप बनाते हैं, कब्र टाइप बनाते हैं, कब्र बना के सब वापस आए और उसी तरह दरियों पे जिस तरह बैठते थे बैठ गए। लेकिन सिंध में ये है कि रोज़ाना वो कब्र पे अगले दिन 3 दिन तक, एक दिन वो फौतगी वाला दिन, अगले दिन भी वो कब्रिस्तान जाते हैं सारे, फिर वो कहते हैं हम तीसरे दिन भी जाते हैं। वो उसी तरह वापस आके दरियों पे बैठ गए और ताज़ियत का गांव वाले पहले ही सारे शामिल थे, वो ताज़ियत करते रहे, बैठे रहे। जो दूर कहीं शहर गया हुआ था, पहुंचा नहीं था, वो आया, वो भी ताज़ियत की। रात को वो लोग सोए और सुबह उसी तरह वो पहले उन्होंने कब्रिस्तान जाना था, नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद उन्होंने कब्रिस्तान जाना था। कब्रिस्तान पे कब्र पे हाजिरी दे के वापस आके उसी तरह बैठना था। फजर की नमाज पढ़ी घर वालों ने और उसके बाद वो कब्रिस्तान, मर्द जो थे, औरतें नहीं जाती थी, मर्द वो कब्रिस्तान पहुंच गए और कब्रिस्तान में दाखिल हुए और चलते हुए जैसी अपनी कब्र के पास पहुंचे तो एकदम उनको झटका लगा। दूर से उन्होंने देख लिया था कि कब्र के ऊपर वो जो मट्टी डाल के कब्र बनाई जाती है, ऊपर दूर से इसको नज़र आया कि एक साइड की मट्टी हटी हुई है। वो जल्दी से तेज़ी से चलते चलते कब्र के जब करीब पहुंचे तो देखे एक सुराख सा है जो खुला हुआ है, जैसे इतना सुराख है जैसे एक इंसान आसानी से उस सुराख में से, पतला कमज़ोर इंसान, मतलब बच्चा जिस तरह होता है, मोटा नहीं, उसमें से घुस जाए। तो इतना सा सुराख हुआ है कब्र के अंदर। वो एकदम परेशान हो गए कि ये क्या है। अब देखना था उस कब्र के अंदर, यकीनन सी बात है, उन्होंने मजीद मट्टी को हटाया कि देख सकें और जब इस काबिल हो सके कब्र के अंदर झांक सकें, तो उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर कल जो उन्होंने मुर्दे को दफनाया था, उस बुजुर्ग को, उसका कफन जगह जगह से फट चुका था और उसका पूरा जिस्म नजर आ रहा था, यहां तक कि उसके कान, दोनों कान, नाक और उसके दोनों बाजू गायब थे। वो सारे एकदम दुखी हो गए कि ये क्या बेहुरमती हुई है हमारे मैयत की, कि कब्र खोद के कान, नाक और बाजू वहां पे मौजूद नहीं थे, जैसे किसने काट लिए हों। वो दुखी दिल के साथ उन्होंने फिर से उसको अच्छी तरीके कब्र को बंद किया। अब मजबूरी थी कि ये किसका काम है तो बाद में फैसला किया जाता। अब पहला काम यह था इस कब्र को अब इतनी सख्ती और मजबूती से बंद किया जाए कि दोबारा कब्र को कोई खोद ना सके। उन्होंने सख्ती से, मजबूती से कब्र को बंद कर दिया। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि ये क्या हुआ है, गांव में एक बेहुरमती हो गई है। और जब सारे बैठे इकट्ठे हो गए तो उसके बाद यही बात होने लगी कि ये क्या हुआ है। कब्र की बहुत ज्यादा बेहुरमती थी। कब्र के अंदर दोनों हाथ मौजूद नहीं थे, कफन पूरा खुला हुआ था, नाक गायब था, कान दोनों गायब थे। ये क्या हुआ है? लेकिन गांव वाले ने पूछा आपने आगे क्या किया? उन्होंने कहा हमने अच्छी तरीके बंद कर दिया, अब कब्र नहीं कोई खोल सकेगा। लेकिन ये हुआ क्या है? यानी अब उन्होंने कब्र को इस अंदाज में बंद कर दिया था कि पहले जिस तरह मुर्दे को रखा जाता है उसके ऊपर गैप होता है काफ़ी ज़्यादा, फिर ऊपर से बंद किया जाता है। अब उन्होंने पूरी मिट्टी डाल के बंद कर दी थी कि इसको कोई खोल ही ना सके। लेकिन ये गलत था, लेकिन मजबूरी थी मुर्दे को बचाने के लिए। गाँव वाले परेशान हो गए कि ये कौन कर सकता है। तो आवाज़ आई, कहा था कि उन कुत्तों को भगाओ, वो हमारे हत्थे नहीं चढ़ सके, ये किसी और का काम नहीं है, जानवर का काम है। जानवर ने कब्र को खोदा है, इतना सुराख था ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इतना सुराख था। तो इन्होंने कहा ये तो कुत्ते करते हैं, कुत्तों ने इतना सुराख किया, अंदर घुसे हैं, उन्होंने कफन भी फाड़ डाला और ये हाथ आज़ा ले गए हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, हम तो उनको ढूंढ चुके, अभी तक तो हमें कुत्ते मिले ही नहीं है, गधे वाला सिर्फ वाकया हुआ है।
या वो उसकी जो बकरियों के साथ वो उन्होंने किया था गधों ने, कुत्तों ने। खैर वो कहते हैं फिर तकरीबन कोई 4-5 महीने तक इस वाक़ये के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक वाक़या हुआ बकरी वाला। फिर बकरी के दोनों कान गायब हुए थे। किसी और वो जिसकी पहली बकरियां गायब होती थी, कान गायब होते थे, उस बंदे ने किसी और बकरी जो चराने वाला था उसकी बकरियों के 2 कान गायब हुए। तकरीबन कहते हैं बहुत लंबे अरसे बाद फिर से एक फौतगी हो गई। वाक़या भूल गए थे, कुत्ते नज़र नहीं आए थे। फौतगी हुई, उसी तरह उन्होंने एहतमाम किया, कफन दफन नमाज जनाजा पढ़ के उसको भी दफना दिया गया। और अगले दिन जब वो अपनी कब्र पे पहुंचे, जिस तरह एक रिवायत थी पहुंचने की, तो देखते हैं कब्र फिर से खुदी हुई है। इस दफ़ा कब्र में जैसे ही उन्होंने झांक के देखा तो उस शख्स की दोनों टांगें, दोनों पूरे बाजू गायब थे। कफन भी फटा हुआ था, पूरे पूरे बाजू यहां कंधों से गायब थे, पूरे बाजू ही नहीं थे, और दोनों घुटनों से नीचे टांगे ही नहीं थी, घुटनों तक टांगे थी, जैसे किसी ने घुटनों के नीचे टांगों को काट लिया हो और बाजू पूरे कंधे से उखाड़ लिए हों। वो वहीं खड़े थे। बाकी गांव वालों को भी बुला भेजा कि सारे जमा हो जाओ, सारे आगे कि देखो यार ये है, पिछली दफ़ा तो हमने चुप करके बंद कर दी थी कि ये देखो, आप लोग भी कह रहे थे क्या है क्या है, ये देखो। वो सारे गांव वाले आते गए, देखते गए कि ये क्या हो गया है। अल्लाह की पनाह, सारे तौबा तौबा करना शुरू हो गए कि ये कैसे हमारे बुजुर्गों की बेहुरमती हो रही है, हमारी मुर्दों की बेहुरमती हो रही है। अब क्या करें? उस मुर्दे को भी उन्होंने, मजबूरी थी, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, कब्र का जो तरीका है उसी तरह कब्र बनाते, लेकिन अब मजबूरी थी, इसकी भी बेहुरमती हो गई थी। उन्होंने उसको भी मट्टी डाल के अच्छी तरीके बंद कर दिया। लेकिन सारे बैठ गए, अब इसका हल करना है। इसका क्या हल है? यही हल है कि कुत्तों को ढूंढो और उनको भगाओ, और उनको शहर से इतना दूर भगा दो कि वो वापस ना आ सकें, गांव से दूर भगाओ। फिर से एहतमाम हुआ, टोलियां बनी, और इस तरह कई दिनों तक वो कुत्तों को ढूंढते रहे और आखिरकार कुत्ते उनको मिल गए। वो वाकई 7-8 कुत्तों का झुंड था जो खूंखार हो चुका था। वो इर्द गिर्द के गांव में भी जाते थे और वाकई ऐसे नुकसान पहुंचा देते थे। और जैसे ही वो लोग डंडे सोटे कुल्हाड़ियाँ लेके ऐसी जगह पे पहुंचे जहां एक बाग के अंदर वो कुत्ते छुपे हुए थे, वो उनका मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, लेकिन उस दिन उनको नज़र आ गए, तो वो डंडे लेके कुत्तों की तरफ भागे। तो पहले तो कुत्ते गुराए उनकी तरफ खड़े हुए, लेकिन देखा जब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो कुत्ते डर गए। वो उनके पीछे डंडे लेके भागते रहे और कुत्ते भागते रहे। वो उनको भगाते रहे, कुत्ते भागते रहे, यहाँ तक कि उनको भगाते 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 ये जो इनका एक गांव था उसकी एक रेंज बनती थी, उसकी रेंज से काफ़ी दूर पहुँचा के आए। इसलिए उनके पीछे भागते रहे कि इतना दूर इनको निकाल के आ जाएं कि ये वापस ना आ सकें। और बहुत दूर कुत्तों को जब वो भगा चुके और उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारा गांव एक किस्म का ख़त्म होता है, अब तो साथ वाला कोई गांव वो भी काफ़ी दूर है, शुरू होता है, अगर कुत्ते आना भी चाहेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो इंसान थे, वो भी भागते भागते थक गए थे, उनको सांस चढ़ गई थी, फिर भी उनके दिमाग में वो गधे वाला वाक़या, अपने मुर्दों की बेहुरमती याद थी, इसलिए दूर तक उनको भगाते रहे। और जब कुत्ते भाग गए, निकल गए, उसके बाद वो हाँफते कांपते वापस आए और आके बताया कि जी कुत्ते मिल गए थे, वाकई खूंखार कुत्ते जी, उनकी शक्लें देखी, उनके कदों कामत देखी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े थे, वो वाकई नुकसान पहुंचाने वाले थे। खैर हम उनको निकाल आए हैं, इतनी दूर फेंक आए। उन्होंने कहा अगर इतनी दूर भगाए हो तो अब नहीं आते हैं। मुतमईन हो गए। उसके बाद कुछ टाइम तक कोई वाकया नहीं हुआ कि फिर एक अचानक सी एक मौत हो गई। वो कहते हैं कि जो नसीम की या नसीम नाम उन्हें फर्जी रखा है, उनकी नानी के जो अब्बा थे वो बहुत छोटे थे उस वक्त। उनका नाम उन्होंने क्या रखा था, साजिद रखा था या नसीम रखा था, नसीम रख लेते हैं फर्जी। तो वो जो नसीम थे बहुत छोटे थे। तो उन्हीं के यहाँ एक जो इनकी नानी थी, उनकी रिलेटिव थे, वो फौत हो गए, रिश्तेदार। तो कुत्ते अब भाग चुके थे, कोई खौफ व हरास था नहीं, कोई खौफ वाली बात नहीं थी। उन्होंने उस तरह कफन दफन का बंदोबस्त किया और गांव के लोग जमा हुए, सफ़र आखिरत की तरफ मैयत को लेके गए। नमाज जनाजे के बाद उसको कब्र के अंदर रखा और कब्र को उसी तरीके बंद कर दिया। इस दफ़ा किसी को वहम डर खौफ नहीं था। रात को वो सब सो गए, लेकिन जब अब अगली सुबह वो कब्रिस्तान पहुँचे तो कब्र फिर से खुली हुई थी। और इस दफ़ा ना सिर्फ पूरा का पूरा कफन गायब था, पहले तो
चीड़ फाड़ कर दिया जाता था, कफन को जैसे कुत्ते चीड़ फाड़ के हटा देते थे, इस दफ़ा पूरा कफन ही गायब था और तकरीबन मुर्दे का आधा वजूद खा लिया गया था। उसका आधा नीचे वाला धड़ यानी सीने तक तो वो मौजूद था, उसके नीचे वाला सारा धड़ उसका गायब था। वो सारे सर जोड़ के वहीं पे बैठ के कि ये क्या है। वहीं पे उन्होंने कब्र को भी बंद नहीं किया, फिर से गांव वालों को जमा किया। गांव वाले आ गए कि या खुदाया ये क्या हो रहा है। मैयत की बहुत बुरी तरीके से बेहुरमती हो गई थी। वहीं पे उनका एक खालू था, लफ्ज़ खालू इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि वो अमलियात थोड़ी बहुत ही जानते थे, थोड़ा बहुत वो अमल करते रहते थे, लोगों को बताते नहीं थे। उनकी बीवी को पता था, वो अपने घर में बैठ के चिल्ले वगैरह भी करते थे। वो चौंके और बोले मुझे ये काम कुत्तों का नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा और किसका नज़र आता है। उन्होंने कहा वक्त से पहले है, मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये काम कुत्ते नहीं करते, ये काम कोई और कर रहा है। खैर गाँव वाले ने मिल के उस जगह को फिल किया, फिर से उस कब्र को बंद कर दिया। रात हुई, सारे जमा हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो तीसरी दफ़ा हो रहा है हमारी मैयत के साथ, ये काम ठीक नहीं है, हमें इसको रोकना है, ये बहुत गलत काम हो रहा है। अब क्या किया जाए। कुत्ते तो हमने भगा दिए थे, तो फिर ये कैसे है। इसका मतलब उन्होंने कहा कुत्ते हैं जी, आ तो सकते हैं, भूख लगी होगी, आ गए होंगे, लेकिन अब हम क्या करें, हमें हल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हम जितना भगा सकते थे हमने कुत्तों को भगाया, लेकिन मामला फिर वही है, मुर्दे की बेहुरमती हो रही है। वो सारे सर जोड़ के बैठे रहे, हल को सोचते रहे, लेकिन किसी के पास कोई भी हल नहीं था। वो रात भी उठ गए, लेकिन अब गांव के अंदर एक खौफ व हरास फैल चुका था। बहुत ज़्यादा खौफ की फजा हो चुकी थी। अब सारे एक दूसरे के साथ जब बैठते, एक दूसरे से पूछते यार तुम महफूज हो ना, तुम्हारे यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ तो कोई मसला नहीं हुआ। रात को भी बैठते तो एक दूसरे का पूछते यार सब ठीक है। सबको एक परेशानी लगी हुई थी, सिवाय खालू के जो कहते थे कि मुझे लग रहा है ये कोई और मामला है, ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये कोई और मामला है। खैर वक्त गुजरता रहा कि वहीं गाँव के साथ काफ़ी तालाब थे, बड़े बड़े पानी के तालाब थे, जहाँ से वो पानी पीते थे, पानी लेते थे, और तालाब बने हुए थे। वहीं तालाब पे जाके बर्तन धोते, नहाते थे, बैठते थे। काफ़ी जगहों पे तालाब ही तालाब थे, आबादी कम थी। तो ये एक सर्दियों की रात थी। जो उस वक्त घर होते थे उनकी दीवारें नहीं होती थी, कमरे बनाए जाते थे, कच्चे कमरे होते थे, 1 2 3 जितने भी कमरे बनाते थे। तो दीवार की जगह पे इर्द गिर्द झाड़ियाँ काट के, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती थी उन झाड़ियों को रख दिया जाता था। आज भी बहुत सारी जगहों पे मैं जब राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, ऐसे घर नज़र आए जिनकी दीवारों की जगह पे झाड़ियाँ रखी होती थी, मैंने प्रोग्राम में दिखाए भी हैं। वो कहते उस वक्त वहाँ सिंध में, लाड़काना में, वो दीवारों की जगह पे सारी झाड़ियाँ रख देते थे। तो इस अंदाज में वो झाड़ियाँ होती थी कि आप अपने घर के सहन में खड़े होकर बाहर का मंजर देखना चाहें तो सारा मंजर क्लियर नज़र आता था। तो ये शादी थी, दूर दूर से लोग आए शादी में शिरकत करने के लिए। वही जो नसीम, जो मैंने फर्दी नाम रखा है, छोटा सा बच्चा, या साजिद उन्होंने कहा था, वो भी उसी घर में खेलता फिर रहा था। तो रात हो गई और फन करते रहे। 3 दिन शादी चलती थी। उस दिन अपना मेहंदी थी, 3 दिन मेहंदी, फिर उसके बाद बारात, बारात के बाद वलीमा होता था। मेहंदी की रात थी, सारे जागते रहे, औरतें सारा फंक्शन में मसरूफ़ रहीं, गाने गाते रहे, गीत गाए जाते रहे। तो वो जो छोटा सा नसीम था, ये मैंने फर्जी नाम रखा है बच्चे का, तो वो थक गया, रात को कहीं अपनी चारपाई पे सो गया। सुबह उठे हैं तो उसको अपने कान में, बच्चे को उठते ही जैसे सुबह हुई है, उसको अपनी चारपाई पे लेटे हुए जब उसकी आंख खुली है तो उसको अपने कान के अंदर दर्द महसूस हुआ है, और उसने अपने कान पे हाथ लगाया तो उसके हाथ पे खून ही खून लग गया है। वो बच्चा खून को देख के रोना शुरू हो गया। उसकी माँ उठ गई है, माँ ने देखा क्यों बच्चा रो रहा है, तो माँ ने उसकी कान की तरफ देखा तो उसके कान पे खून ही खून था। और माँ ने जब कान के ऊपर गौर किया तो कान का एक टुकड़ा वहाँ से गायब था। कान मौजूद था लेकिन एक कट लगाते हैं, टुकड़ा सा जैसे निकल गया हो उस कान में से, ऊपर वाला जो गोलाई का हिस्सा है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा गायब था और वहाँ पे खून जमा हुआ था।
माँ ने बच्चे का कान देखा कि बच्चे के साथ ये क्या हुआ है। उसने पूछा, बच्चे को कुछ होश नहीं था, वो रात को सोया था, थोड़ा बहुत बोल सकता था, लेकिन अब उसको दर्द हो रही थी, वो रोए जा रहा था, सारे जमा हो गए, क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं, कान का टुकड़ा सा गायब है और पता नहीं कैसे हुआ है, रात इसको चोट भी नहीं लगी, अगर इसको रात को चोट लगती तो ये रोता, ये तो सही सो गया था, इसको नींद आ रही थी, मैंने इसको सुला दिया था, शादी वाला घर था, मेहंदी की रात थी, तो मैंने इसको सुला दिया, खैर आफियत से सोया, रात को बिल्कुल नहीं उठा, ना रोया है, सुबह रोना शुरू हुआ तो मैंने देखा इसके कान पे टुकड़ा नहीं है, और टुकड़ा भी अच्छा खासा नहीं है कान का। सारे परेशान हो गए कि भाई ये क्या माजरा है। खैर वो रात बच्चे को उन्होंने, वो भी अलर्ट तो हो गए कि यार ये क्या हुआ है बच्चे के साथ, कहीं चोट लगी होगी, बच्चा है नहीं बता सका, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। अगली रात शाम का टाइम था, मगरिब कहते हैं हो चुकी थी, तो वहीं पे रोटियां पकाने का, शादी वाले घर थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो बहुत ज़्यादा रोटियों की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा मेहमानों की वजह से। वो कहते हैं उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो तालाब बने हुए थे, बड़े बड़े तालाब थे, तालाब के इर्द गिर्द उन्होंने एक दरख्त का नाम लिया है झाड़ियाँ, एक उन्होंने उसका नाम तो बड़ा अजीब सा लिया है, वो सिंध में मुझे भी नहीं समझ आ सका, तो उन्होंने कहा हम इसको सिंध में ये कहते हैं। तो वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ टाइप थी, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ टाइप थी कि उसके अंदर बंदे आराम से, अगर आप तालाब के इर्द गिर्द वो बने हुए थे, आप उनके अंदर चले जाएं तो आप उसके अंदर आराम से छुप जाएंगे, इतने बड़े बड़े, बहुत घने थे वो। तो फिर उनको पता लगा उस रात को बच्चे के साथ ये वाकया हुआ, और दिन के टाइम उन्होंने फिर उन कुत्तों को देखा। किसी बंदे ने आके कहा कि मैंने फिर कुत्तों को देखा है, तो उन्होंने कहा कहाँ पे? उन्होंने कहा फलां फलां। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो वाले कुत्ते नहीं है, वो हमारे अपने गांव के हैं, क्योंकि ये जो बंदा आया हुआ था किसी की शादी में था, तो वो समझे शायद वही कुत्ते। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ये हमारे अपने गाँव के 8-10 कुत्ते हैं, ये वो वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। वो एक डर ख़त्म हो गया, वरना वो बच्चे वाला वाक़या रात को हुआ था और अगले दिन उसने कुत्ते देखे तो वो अलर्ट होकर बता रहा था कि शायद कुत्ते वापस आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, वो हमारे गांव के कुत्ते हैं, ऐसा नहीं है। मगरिब का टाइम था, ये लोग रोटियां पका रहे थे कि वहीं पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो सारे एकदम उठ के खड़े हो गए कि कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं, क्या हुआ है, क्योंकि दिन को भी कुत्ते डिस्कस हुए थे, कहीं वो वाले कुत्ते तो नहीं आ गए। तो उन्होंने उठ के देखा तो कोई और कुत्ते नहीं, उनके गाँव के कुत्ते थे, लेकिन मंजर बहुत खौफनाक था। मंजर ये था कि सामने घर के पास ही जो तालाब था, चांदनी रात थी, क्लियर नज़र आ रहा था, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, मगरिब हुई थी, घूप अंधेरा नहीं हुआ था, क्लियर नज़र आ रहा था। तो तालाब के अंदर से नहा के, सर्दियों की रात को नहा के, एक बूढ़ी औरत तालाब से नहा के बाहर निकल के बैठी हुई थी, ऐसे सर्दी से ठठर रही थी, और कुत्ते उसको देख के मुसलसल भौंक रहे थे। कुत्तों की आवाज़ सुन के सारे अलर्ट हो गए और उस तरफ देखना शुरू हो गए कि ये क्या है। सामने मंजर देखा, अब जिस चीज़ को आवाज़ जा रही थी कुत्तों के भौंकनों की, कुत्ते मशहूर हो चुके थे, कुत्तों के वाक़यात इस तरह के हो चुके थे, सारे देखना शुरू हो गए कि कुत्ते उस औरत की तरफ भौंक रहे हैं। और हैरत की बात ये थी कि वो औरत ठठर रही थी, बूढ़ी औरत थी, बिल्कुल बूढ़ी सी, वो बैठी है और ठठर रही है, उसको ठंड लगी हुई है, सर्दियों की रात है, और वो तालाब से बाहर निकल के आई है। और कुत्ते भौंकते भौंकते उसके करीब जाते हैं और एकदम से पीछे की तरफ भाग आते हैं। फिर से उन्होंने ये इस मंजर को देखा कि कुत्ते फिर पीछे जब हटते हैं तो फिर पहले से ज्यादा जोर जोर से भौंकते हैं, और भौंकते 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 जैसे उसके करीब जाते हैं तो एकदम से पता नहीं कुत्तों को क्या होता है कि चां चां करते हुए फिर वापस आ जाते हैं, और थोड़े से दूर आके फिर दूर खड़े होकर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये एक अजीब मंजर था। एक बूढ़ी औरत, सबको तरस आना शुरू हो गया कि यार बूढ़ी औरत है, इस पे तो हमला कर देंगे ये, क्योंकि कुत्ते उसको देख के भौंक रहे हैं और उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सारे आगे क्यों नहीं बढ़े? एकदम रोकना चाहिए था, इंसानियत का तकाजा था कि बूढ़ी औरत को वो काटने जा रहे थे तो आगे बढ़ के कुत्तों को रोकते, लेकिन इसलिए सारे रुक गए कि कुत्ते जब करीब उसके जाते थे तो एकदम डर जाते थे। वो पता नहीं क्या होता था, कुत्तों को डरते हुए भाग आते थे। वो हाथ भी नहीं हिलाती थी, उनको डरा भी नहीं रही थी, वरना इंसान जब कुत्तों को डराता है, कोई चीज़ फेंकने का इशारा करता है, पत्थर उठाने का इशारा करता है, या दोनों हाथों से डराता है तो कुत्ते पीछे हटते हैं। वो बैठी हुई थी, लेकिन कुत्ते उसको देख के एकदम से पीछे डर के आ जाते और फिर उसके ऊपर जाते। तो गांव वाले खड़े होकर देखते रहे कि वहीं पे एक औरत उठी, उसने गिंदी बोलते हैं
सराकी कल्चर में टुकड़ों को काट के बनाई जाए, अब तो फैशन बन गया। मैं खुद अपने घर से बनवाता हूँ इस तरह की गिंदी, यानी नए कपड़े लेके। पहले औरतें क्या करती थी, पुराने कपड़े जो कमीज़ें पुरानी हो जाती थी उनको काट के, उनके टुकड़ों को जोड़ के, उनके अंदर भराई करके बड़ी बेहतरीन एक रज़ाई तैयार करते थे, उनको गिंदी बोलते थे। आजकल ये फैशन भी है, नए कपड़े लेके उस अंदाज में टुकड़े होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो वो गिंदी उसने अपनी उठाई कि इस औरत को जाके मैं इसको डालूं, इसको ठंड लग रही है, बूढ़ी औरत है और ये सारे खड़े देख रहे हैं। तो एक शख्स उनका गांव का ही आगे बढ़ा, उसने उसको रोक लिया। उसने कहा ना रुक जाओ अभी। उसने कहा उसको ठंड लग रही है, बूढ़ी औरत है, मर जाएगी। उसने कहा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी नहीं डालना। रुक गई। कुत्तों का ये मंजर चलता रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो औरत, बुढ़िया औरत, अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई। जैसे ही वो उठ के खड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उसको उठता हुआ देख के कुत्ते ऐसे डरे कि उस वक्त शदीद भौंकना तो शुरू हुए, लेकिन एकदम से सबने देखा कि कुत्ते इधर उधर भाग गए। कुत्ते जब इधर उधर भाग गए तो सारे परेशान हो गए कि ये क्या मंजर है। और उसके बाद उन्होंने देखा, गांव वाले अब जमा हैं, सारे अलर्ट हैं। उन्होंने देखा वो बूढ़ी औरत जो गीली हो चुकी है, ठठरती हुई, कांपती हुई, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस आग की तरफ आ रही है, जो बड़ी सी एक आग जलाई गई है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा गोल सा उल्टी सी एक तवा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बैक वक्त 5-6 रोटियां पकाई जा रही हैं, क्योंकि मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे। तो वहीं उस आग के आहिस्ता 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 चलती, सबने उसको रास्ता दिया, वो चलती चलती चुप करके आई है, उस आग के करीब आके बैठ गई है। अब लोग जहाँ जहाँ खड़े थे वहीं खड़े होकर उसको देखे जा रहे हैं, वो बैठी हुई है। और जो रोटियां पका रही है, उसने देखा एक बूढ़ी औरत जो ठठरती हुई आई है, आग के पास आके बैठ गई है। उसने उसको बैठे दिया कि आग की गर्माइश इसके वजूद को सर्दी से थोड़ी देर बचा ले। थोड़ी देर बैठने के बाद उस औरत ने जो रोटियां पका रही थी, एक कंजेर होती है, उसको कंजेर बोलते हैं, वो लकड़ी के खजूर के पत्तों से वो बनाई जाती है, उसको कंजेर कहते हैं। उसने कंजेर के ऊपर, कंजेर समझ गए होंगे, प्लेट जिस तरह होती है ना, इस तरह की वो खजूर की बनाई जाती है। एक रोटी वो जो पका रही थी उसी के ऊपर एक रोटी रखी उसने, और आधा टमाटर, कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लोग टमाटर से खाते हैं, उन्होंने लफ्ज़ टमाटर इस्तेमाल किया है। आधा टमाटर उस रोटी के ऊपर रख के, उस कंजेर के ऊपर रख के उसके आगे कर दिया कि ये ले खा। बूढ़ी औरत है। उस औरत ने रोटी उठाई और खाना शुरू कर दिया। वो रोटी खा गई। वो जो रोटियां पका रही थी वो उससे मुखातिब हुई, कौन है तू? तो वो बूढ़ी औरत नीचे जमीन की तरफ देखती रही। उसने फिर से पूछा, कौन है भाई, तू बता तो सही, हमने तुझे पहले नहीं देखा, इस गांव की नहीं लगती, कौन है तू, कहां से आई है? वो सब देखते रहे, वो नीचे सर करके देखती रही। उस दौर में जिस तरह बूढ़ी औरतें मेहंदी से अपने रंग को कलर करती थीं, सफ़ेद बाल जब होते जाते थे तो मेहंदी लगाई जाती थी। अब तो मेहंदी सिर्फ हाथों में लगती है, तो उस दौर में मेहंदी सर पे भी लगाई जाती थी। आज भी मुख्तलिफ देहातों में मेहंदी लगाई जाती है बाल काले करने के लिए, लाल हो जाते हैं उससे। तो उसने सर के आगे वाले हिस्से पे मेहंदी लगा के अपने बालों को लाल किया हुआ था, पीछे वाले उसके जो बाल थे वो ब्लैक थे। वो नीचे की तरफ देखती रही। तो उस औरत ने कहा, और खाएगी? वो चुप करके बैठी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और रोटी उसको दी, आगे की तरफ की, उसने वो कचेर उसके आगे गई, उसने रोटी उठाई, वो भी खानी शुरू कर दी। दूसरी रोटी भी वो खा गई। तो फिर उसने उसको तीसरी रोटी की ऑफर की, वो तीसरी रोटी भी खा गई। काफी दिनों से बहुत शायद भूखी थी। वो जो छोटा सा बच्चा, जब उसने उसको चौथी रोटी, और उस चौथी रोटी पे हर रोटी के साथ उसको आधा टमाटर नहीं दे रही थी, किसी किसी रोटी के साथ दे रही थी, तो उसने चौथी रोटी पे फिर उसको आधा टमाटर और रोटी दी। तो उसने, वो जो छोटा बच्चा जिसका कान किसी ने काट लिया था, वो चलता हुआ ना उस औरत के पास जाने लगा। बच्चा था मासूम, वो उस औरत के पास जाने लगा। तो उस औरत ने वो जो रोटी और आधा कटा हुआ टमाटर था वो उठा के उस बच्चे की तरफ कर दिया कि ये लो खाओ। तो उसकी माँ भागती हुई बच्चे के पास आई, उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा वो रोटी उठाने लगा था उस औरत ने जो उसके आगे की थी। मासूम बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो जैसे उठाने लगा, उसकी माँ भागती हुई आई, उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया कि नहीं, मेरा बच्चा रोटी नहीं खाएगा, पता नहीं कैसी रोटी है इस औरत की, पता नहीं कौन है ये औरत। उसने वापस उस कंजेर को उसके आगे कर दिया, उस थाली को। वो औरत वहीं उस रोटी को भी खा गई। फिर से उससे पूछा गया, अपना नाम तो बता, कौन है तू?
लेकिन वो चुप करके ऐसे ज़मीन में देखती रही, ऐसे जैसे कोई पागल सा होता है, ऐसे जैसे कोई दीवानी सी होती है। इस अंदाज में वो बैठी हुई थी, दीवानगी शो करा रही थी, शदीद भूखी थी, थर थर काँप रही थी, आग की तपिश उसको मिली थी, लेकिन अभी तक वो बैठी हुई थी। और उसको तकरीबन चौथी के बाद पाँचवीं, छठी, सातवीं 8 रोटियां दी गई और वो 8 रोटियां खा गई। लेकिन उसे जितने भी सवाल जवाब पूछे गए, उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस नीचे देखती रही। उसके आगे रोटी रखते थे, वो रोटी उठाती खा जाती, उसके आगे रोटी रखते थे, वो रोटी उठाती खा जाती। जब 7-8 रोटियां दे गए तो घर वालों को यह लगा कि इसको तो जितनी भी रोटियां देंगे ये खा जाएगी। बोल ये रही नहीं है, मुंह से कोई लफ्ज निकाल नहीं रही है, ऐसे बैठी हुई है जैसे कोई दीवानी है, जैसे कोई पागल है। तो इसको, दीवानी को हम क्या कर सकते हैं, है भी एक बूढ़ी औरत। बिल्कुल उसका कलर ऐसे था जैसे गांव की औरतों का कलर होता है। जब गांव की औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, बिल्कुल ही उसका चेहरा गांव की बूढ़ी औरतों की तरह एक बूढ़ा चेहरा था। उसी तरह झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसी तरह उसने अपने बाल कलर किए हुए थे मेहंदी के साथ, वही गांव वाले पुराने से कपड़े मैले कुचैले से पहने हुए थे। और अब वो गीली होकर बैठी थी, जो उसके कपड़े अब थोड़ी देर आग के आगे बैठने से खुश्क हो गए थे, और चुप करके एक दीवानगी की तरह, पागलों की तरह बैठी हुई रोटियां खाई जा रही थी। कि वहीं पे मर्द भी जो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, उन्हीं में से वही जो एक खालू था, जिसको अंदाजा था, उसने कहा, हटो, मुझे देखने दो, कौन है ये जरा। उसने जैसे ही कहा तो वो दीवानगी सी, वो पागल सी, जुनूनी सी, बूढ़ी सी, उसके आगे एक और रोटी रखी गई, नामी रोटी। लेकिन उसने कहा, नहीं बस, और इसको रोटी नहीं देनी। दूर से उन्होंने आवाज़ लगी, नहीं नहीं, इसको और रोटी ना देना, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। तो वो दीवानी सी अपनी जगह से खड़ी हो गई, इस अंदाज में खड़ी हो गई कि बस मुझे तुम्हारी और रोटी नहीं खानी, खा ली तुम्हारी रोटी जितनी खानी थी। और उसके आगे रोटी चली गई थी। उसने आवाज़ लगाई कि इसको रोटी ना देना, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी घर वालों ने रोटी उसके आगे कर दी थी। लेकिन जब रोटी उसके आगे पहुंच गई तो उठ के खड़ी हो गई। उसने भी वो आवाज़ सुन ली थी कि वो कह रहा था, रुको रुको, मुझे आने दो। उठ के खड़ी हो गई और इस अंदाज में घूमी कि जब मैं पागल, मैं दीवानी को वापस जाने दो, बस तुम्हारा इतना ही रिस्क खाना था, तुम्हारे घर की इतनी रोटी खानी थी, इससे ज़्यादा नहीं। और वो मुड़ी और जिस तरह आई थी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती तालाब की तरफ जानी शुरू हो गई। और वो सारे देखना शुरू हो गए कि ये पागल है, फिर से तालाब के अंदर जा रही है, क्या हो गया उसको। तो उन्होंने देखा वो तालाब के अंदर नहीं, बल्कि तालाब के साथ बनी हुई जो ऊंची ऊंची झाड़ियों का जंगल बना हुआ था, जो दूर तक फैला होता था, वो उसी जंगल में दाखिल हुई और गायब हो गई। जब वो उसके अंदर दाखिल हो गई तो वो नज़र ही नहीं आई किसी को कि वो कहाँ गई। उनके अंदर चली गई और आगे कहाँ गई किसी को नहीं पता। ये एक बड़ी खौफनाक कहानी है, यकीन मानिए। जो आगे इसका पार्ट 2 मैं आपको कल सुनाऊंगा, आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये एक सच्ची उस गांव की कहानी है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो मंज़र कल बहुत खौफनाक है, तो कल तक इंतज़ार कीजिए, आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। तो आगे क्या हुआ, क्या खौफनाक हुआ आगे, तो ये कल इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। इसी का पार्ट 2 कर लेते हैं क्योंकि अभी तो 1 घंटा होने वाला है। तो ये साजिद ने ईरान में जो इस वक्त मुझे कहानी भेजी है, लाड़काना सिंध से, और लोकेशन भी ये रियल मैंने बता दिया उन्हीं के कहने पे, जो है रत्ते देरे दे गोट, इच कहते हैं में, गोट में, गोट की यानी कहानी है। रत्ते देरे दे गोट की कहानी है ये, साजिद ने लाड़काना से भेजी है। तो इंशाल्लाह कल इसको आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा। और जाने से पहले जिस तरह मैं कहता होता हूँ, आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए। और कुछ लोगों ने भेज भी दी हैं मुझे कहानियाँ, जिनको मैंने कहा है कि जिस तरह साजिद भी उन लोगों में शामिल हैं। साजिद के हवाले से मैं कहता है, उन्होंने कहा जी आपके पास शायद कहानी डिलीट हो गई है, आपने मैसेज किया तो मैंने इसलिए आपको दोबारा सेंड की है। तो मेरी ख्वाहिश पे साजिद ने ये दोबारा से कहानी सेंड की है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने गलती नहीं की, स्टोरी सेंड करके एंड पे लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिख दिया था। यानी पहले पूरा ये लिखी हुई कहानी, वॉइस मैसेज है इनके, वॉइस मैसेज सारे इन्होंने रिकॉर्ड करके जब भेज दिए तो आखिर में इन्होंने STORY लिख दिया। तो मैंने फौरी तौर पर कहा इनकी कहानी क्योंकि कब की आई हुई थी, शामिल नहीं हो सकी थी, इन्होंने स्टोरी नहीं लिखा था, तो इसलिए उसको मैं पहले सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों की भी कहानी अगर आपने भेजी है और प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से भेज दीजिए। वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें। पहले आप कहानी को सेंड कर दें और उसके बाद एंड पे STORY स्टोरी लाजमी लिखना, उर्दू में स्टोरी लिखना है, लाजमी लिखना। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और नए लोग भी जो अपनी कहानी मुझे सेंड करना चाहते हैं वो भी वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं लंबा सा,
और उर्दू में लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरह साजिद ने अपना नाम, अपने इलाके का नाम कहा, आप रियल बता दें, लेकिन एक दो किरदारों के नाम उन्होंने कहा फ़र्ज़ी कर दें, तो ये भी कहानी के शुरू में चाहे आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये नाम है, रियल हैं, आप फ़र्ज़ी बताएं या आप रियल बता दें। ये मुझे आपने मेंशन ज़रूर करना है। अगर आप रियल कहेंगे मैं रियल बता दूँगा, फ़र्ज़ी कहेंगे मैं फ़र्ज़ी बता दूँगा। और सेंड करना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। इसको उर्दू में पढ़ते हैं +92 313 6655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।